जब जब दिल में थोड़ी सी आशा भोसले जागती है ना, तब तब करण जौहर वापस आ जाते हैं। मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा लगा था कि शायद अभी 2020 में इतना बड़ा धमाका हुआ है नेपोटिज्म के नाम पर, शायद बॉलीवुड वाले थोड़ी सी शर्म करेंगे, शायद वो थोड़ा सा एहसास करेंगे, या शायद वो ये सोचेंगे कि चलो पूरा नहीं, थोड़ा सा हक जो आउटसाइडर्स हैं उनको उनका देंगे, उनका क्रेडिट उनको देंगे, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर देना बनता है। मुझे ऐसा लगा था, लेकिन क्या कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो ये चाहे करण जौहर हो या बॉलीवुड हो, इन लोगों के लिए यही मुहावरा जो है सबसे बेहतरीन है। अब यहाँ पर अगर आप लोग सिमिलैरिटीज़ देखें ना, आप लोगों को यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आएगा, चाहे वो कंगना रनौत हों, या जिन्होंने फ़िल्म की थी शाइनी आहूजा, अगर उनका नाम आखिरी सही ले रही हूँ मैं। इन सब को ये आउटसाइडर्स होते हैं। कितने आउटसाइडर्स को निकाला गया है, अभी की ये बात नहीं है, अभी से ये बॉलीवुड में नहीं हो रहा है, ये बहुत शुरू से हो रहा है, एक ज़माने से हो रहा है। बल्कि आप लोगों को याद भी नहीं होगा कि 70-80 की दिहाई में यहाँ तक के आउटसाइडर्स को ये भी चीज़ें भुगतनी पड़ती थी कि उनको बाकायदा तौर पर धमकियाँ दी जाती थी कि हम तुम्हारे चेहरे पे तेज़ाब फेंक देंगे, एसिड फेंक देंगे अगर तुम लोग फिल्म नहीं छोड़ते। बल्कि शुरू 90 की भी जो दिहाई थी उसके स्टार्टिंग में भी कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिनको ये फेस करना पड़ता था, एक्टर्स को भी। यानी हर टाइम पर बुली किया गया है, हरास किया गया है, तंग किया गया है, उनके इर्द गिर्द जो हल्का होता है उसको टाइट किया गया है। कभी डायरेक्टर्स कभी प्रोड्यूसर्स की तरफ से अजीब किस्म की क्या कहते हैं, यानी अजीब किस्म की फरमाइशें होती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कोई ना कोई चीज़ होती है, और इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ हमेशा से रहा है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि बॉलीवुड बड़ा हसीन है, वहाँ पर जो भी चला जाता है बड़ा फेमस हो जाता है, और बड़ी हमें एक वो दूर के ढोल सुहाने वाली बात लग रही होती है कि दूर से देखते हैं तो ऐसा सोने के अंडे जैसे लग रहे होते हैं, करीब जाकर देखो तो फिर बिल्कुल सब पता नहीं क्या मैं आगे बोलूँ। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, हम इन चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कार्तिक की अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देखें दोनों आउटसाइडर्स हैं, सुशांत भी और कार्तिक भी, दोनों के साथ एक जैसी हो रही है, और दोनों के अंदर जो एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि दोनों दोनों को करण जौहर की फ़िल्म से निकाला गया है, और दोनों ही के ऊपर ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए हैं। यहाँ पर ये भी बात कही जा रही थी कि कार्तिक आर्यन को निकालने का जो मेन कारण है, करण ने जो निकाला है उसका जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, उसका ये मेन कारण ये है कि सक्सेस जो है कार्तिक आर्यन के सर पर चढ़ गई है। यानी गौर कीजिए शब्द पर कि सक्सेस जो है कार्तिक आर्यन के सर पर चढ़ गई है। तो इनके बारे में आप क्या कहना पसंद फरमाएंगे, इनके सर पर क्या चढ़ा हुआ है? आज तक कोई पता नहीं 25 26 27 28 सालों से इनके सर पर क्या चीज़ चढ़ी है? नहीं, इनके सर पर तो कुछ भी नहीं चढ़ी, इनके सर पे तो स्कॉच और विस्की चढ़ती है और कुछ भी नहीं चढ़ती, या और ये दूसरों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाते हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं चढ़ता। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनके ऊपर जो है सक्सेस चढ़ गई है कार्तिक आर्यन की, और इन्होंने डेट्स देने से इनकार कर दिया था। यानी ये डेट्स जो है खामा के आगे पीछे डिले कर रहे थे। मैंने तो जहाँ तक सुना है कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो डेट्स इतनी आगे पीछे करते हैं, इतनी ज़्यादा आगे पीछे करते हैं, यहाँ तक कि उनकी फ़िल्म की सेट लगा हुआ होता है और जाके वो पूरा अपने आप को गंजा कर देते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की सिर्फ एक बात के ऊपर, कि वो ज़रा सी बात पे कि उन्होंने हेयर स्टाइल क्यों थोड़ा सा चेंज कर लिया। डायरेक्टर ने ये पूछ दिया और प्रोड्यूसर ने शायद कि भाई तुमने अपना हेयर स्टाइल क्यों चेंज कर दिया, तुम्हारी फिल्म की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये हेयर स्टाइल थी। भाई साहब को ऐसा गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने जाकर पूरा रेज़र मार के सर को गंजा कर दिया। उन्होंने इस शौक में किया था कि फ़िल्म जो है वो बिल्कुल डिले हो जाएगी, जानबूझ के बड़े बड़े एक्टर्स ऐसे काम करते हैं। तो वो तो हुई नहीं, प्रोड्यूसर भी कोई चीता ही था, उसने क्या किया, उसी गंजे सर को लेकर फ़िल्म बना डाली। उसने रोल को ही चेंज कर दिया, उसने स्टोरी चेंज कर दी कि उसमें गंजा आ गया एकदम। तो ये क्या चीज़ होती है? ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होता? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं होगा ना, ये तो भाई माई बाप हैं बॉलीवुड के। ये कुछ भी करें, इनको तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और जहाँ तक मैंने सुना था, मुझे कहीं ना कहीं से सुनने को मिला था कि कार्तिक को कोविड भी हुआ था। अब चाहे कोविड फेक है या नहीं है, या जो भी कोविड की कहानी है जो मैं बाद में कभी बताऊँगी, लेकिन जो भी है बीमारी तो थोड़ी बहुत तो होती है ना इंसान को। अब चाहे वो जिस तरीके से भी लग रही हो, लगने वालों को तो कुछ ना कुछ लगता है। अब उसका नाम कोविड दे के आपको लगाया जा रहा है, लेकिन अगला बीमार तो होता है। वो बीमार था, वो रिकवर हो रहा था, तो अगर उसने डेट्स आगे पीछे कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कौन सा बड़ा मुद्दा है, हर कोई करता रहता है, तो इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस तरीके पर तो किसी को भी नहीं निकाल सकते ना, ये तो बनता भी नहीं है, बात भी नहीं बनती है ऐसे। लेकिन चलें ठीक है, आपने निकाल दिया। अब कौन सा अनप्रोफेशनल बिहेवियर? यानी मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने इस गे जो को अच्छे तरीके से देखा है कॉफ़ी विद करण में,
इनका कितना प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, ना सिर्फ उस पूरे शो में बल्कि अपने को स्टार्स के साथ भी हो, तो हम सबको पता है। और कौन सा प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल बिहेवियर था कार्तिक का, इनका क्या प्रोफेशन है ये हम सब जानते हैं। तो कहीं उस चीज़ के लिए तो मना नहीं किया था कार्तिक ने कि इन्होंने उसको इस वजह से निकाल दिया, या कोई भी कारण हो सकता है, या फिर ये कि इनको नेपोटिज्म कहीं कोई प्रोडक्ट लाना था तो उसके लिए बहाना चाहिए था। उसका ये बहाना हुआ कि उन्होंने यहाँ पर दोस्ताना से निकाल दिया कार्तिक को। और सिर्फ दोस्ताना ही से नहीं निकाला है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि करण जौहर की एक और ये कोई फिल्म करने वाले थे जिसका अभी तक नाम नहीं है, वो अनटाइटल प्रोजेक्ट है, तो उससे भी निकाला गया है। अब अगर आप लोगों को याद होगा कि सुशांत को सिर्फ धर्मा की एक फ़िल्म से नहीं निकाला गया था, मल्टीपल फिल्म्स जो थी उसको उससे निकाल दिया गया था आखिर में। तो सिर्फ यहाँ पर यही सिमिलैरिटी नहीं, एक और ये सिमिलैरिटी है, कहाँ गई ये काली बिल्ली, ये रही वो काली बिल्ली, ये जिसका रास्ता नाप काटती है ना, बस उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, चाहे वो सुशांत हो चाहे वो कार्तिक हो। इस मनहूस और डायन के ऊपर, ये जो विच है ना, इसके ऊपर मैं बाकायदा तौर पर एक वीडियो करूँगी, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग आप में से ही समझ रहे थे कि सुशांत बहुत ज़्यादा जो हम में थे वो इनके छोड़ जाने के बाद हुए थे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये इम्प्रेशन है। मैं इनके रिश्ते की हकीकत भी बताऊंगी और मैं असल वजह बताऊंगी। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सारा जिसको भी डेट करती है उसका सारा का सारा करियर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि सैफ अली खान अपनी बेटी को लेके बड़ा पॉसेसिव है। सैफ अली खान हमेशा एक बात और भी कहता है, बल्कि करण जौहर की प्रोग्राम पर ये बात कह रहा था कि मेरी बेटी की जो जितनी बोली लगाएगा ना, जितना अमीर होगा मैं उसको दे दूंगा। वो रणवीर सिंह की कोई पता नहीं बात हो रही थी, तो कहता है कि हाँ रणवीर को ज़रूर डेट कर ले, रणवीर को ना करे, लेकिन रणवीर को ये बड़ा पसंद करती हैं। तो ये कह रहे थे कि नहीं, फिल्म और करियर के हिसाब से रणवीर को कर ले, उसके पास पैसा बहुत है, तो ये मेरी बेटी का तो जो भी पैसे ज़्यादा कमाता होगा मैं उसको हाथ दे दूँगी, तो ये दे दूँगा। तो उस पर बल्कि खुद ही कह रही थी कि अब्बा ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये शायद सैफ को अब्बा बोलती है। तो ये आप खुद ही समझ लीजिए कि उन लोगों की मेंटालिटी क्या है। यहाँ पर सुशांत से इसका जो अफेयर था उसको ख़त्म कराने का कारण यही था कि सुशांत जो है वो एक इंतहाई फ्लॉप एक्टर है उन लोगों के हिसाब से, और उसका करियर बहुत ही ख़राब चल रहा था। यहाँ पर कार्तिक आर्यन का भी यही इशू है कि वो एक आउटसाइडर है, उसका कोई गॉडफादर नहीं है। हालांकि मुझे जहाँ तक पता है कार्तिक आर्यन अच्छा खासा मीठी छुरी था और काफ़ी ज़्यादा चमचागिरी भी करता था। अभी देखिए, मुझे यहाँ ये नहीं पता कि ये कोई पीआर स्टंट है या ये कोई ड्रामा किया जा रहा है। मुझे ये पता है कि कार्तिक आर्यन को अच्छी खासी बैक सपोर्ट थी, ये अच्छा खासा बॉलीवुड के अंदर इसका एक प्रॉपर ग्रुप था जिसको ये बिलोंग करता था। तो ऐसा क्या इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर हो गया कि इसको सिर्फ ना धर्मा की एक फ़िल्म, सारी फिल्म से निकाल दिया गया। और अगर धर्मा ने इसको बॉयकॉट किया है तो आने वाले दिनों में एक एक करके सारी प्रोडक्शन हाउसेज इसको बॉयकॉट करेंगे। या तो ऐसा है या फिर ये कोई पीआर स्टंट चल रहा है किसी भी लिहाज से, क्योंकि आप कभी कभी इस तरीके से ये लोग ये भी करते हैं कि चलो तुम जाकर इस तरह से पब्लिक सिंपैथी ले लो तो तुम्हारा काम जो है वो आगे बन जाएगा। अभी जो भी फिल्म करेगा किसी भी बैनर के अंडर करेगा तो लोग इसको देखेंगे ये सोच के, क्योंकि ये सुशांत से इसको कंपेयर कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटीमेंट से भी खेला जा रहा है। और ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ बता दूँ कि इनकी जो फिल्म आ रही है धमाका, जिसके राइट्स जो है नेटफ्लिक्स को 135 करोड़ के लिए पे दिए गए हैं, 110 पे लक्ष्मी जो अक्षय की फिल्म थी उसके लिए दिए गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पीआर स्टंट भी हो सकता है, ये सिंपैथी का भी पूरा ड्रामा हो सकता है। ये ना हो कि कुछ दिनों के बाद ये जो और इन लोगों का सबका जो है बीच में सही साड़ा हो जाए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटीमेंट के साथ साथ ज़रूर खेला जा रहा है हर किसी को सुशांत के साथ कंपेयर कर। लेकिन अगर ये वाकई कोई चीज़ हकीकत में की गई है और हकीकत में ये हो रही है, तो फिर तो ये इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये इसके पीछे पड़ गए हाथ धो के, और अब इसका करियर यहाँ से बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। मैंने एक फ़िल्म की थी जिसमें मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से बॉलीवुड के कौन कौन से सेक्टर को कौन सा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर जो है वो हैंडल करता है। उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो उधर से आप लोग को समझ आ जाएगा कि ये लोग किस तरीके से पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं। अगर इसकी बुरी लिस्ट में आ गया है ना करण जौहर की, तो बस भी समझिए कि इसका करियर बर्बाद। और करण जौहर को मैं ये मानती हूँ शुरू से कि करण जौहर बॉलीवुड में दूसरा फुटपाथ वाला भाई है। फुटपाथ वाला भाई अगर किसी को नहीं पता तो ये हजूर हैं वो फुटपाथ वाले। जैसे ये सबके करियर बर्बाद करते हैं, इनका बड़ा हाथ रहा है लोगों के करियर बर्बाद करने के लिए। एक लिस्ट है लंबे लोगों की जिनके इन्होंने करियर बर्बाद किए, जिनमें से कई सारे जाने माने नाम है, विवेक ओबराय है, अरिजीत सिंह है, और ना जाने पता नहीं कितने लोग हैं। और करण जौहर का भी यही है, करण जौहर भी जिसका करियर बर्बाद करते हैं तो फिर वो बर्बाद होकर ही रहता है।
तो कहीं ना कहीं करण जौहर से इंस्पायर्ड भी हैं ये। और एक और भी चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर बड़े ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए हैं, कार्तिक आर्यन के लिए लिखना शुरू हो गए हैं, और सुशांत के केस में भी ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए थे। अब देखिए, अनप्रोफेशनल बिहेवियर का नॉर्मली मतलब ये होता है कि कोई ऐसी अखलाकियत से गिरी हुई हरकत जो कि बहुत अनप्रोफेशनल हो, यानी जिसमें इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर को ही किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर कर कार्तिक के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और वो किसी भी तरीके का नीच गिरा हुआ इल्ज़ाम भी हो सकता है। आप लोगों को याद होगा कि सुशांत के बारे में 2 तरह के इल्ज़ाम लगाए गए थे। एक, उसको स्कर्ट चेजर कहा गया था ब्लाइंड आर्टिकल में, जो कि करण जौहर के ही अब COO हैं, वो मैं उनका नाम भूल गई, मैंने उनके ऊपर वीडियो की थी, उनका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वो सुशांत को स्कर्ट चेजर कहते थे। दूसरा, सुशांत के ऊपर एक आरोप लगवाया गया था मी टू का चलते, और उस आरोप को लगवाने में जो सबसे बड़ा हाथ था या गांड थी, वो इन्हीं की थी। इन्होंने ही उसको, वो जो लड़की थी जिसने दिल बेचारा में सुशांत के साथ काम किया था, संजना सांघी, वो इसी के कहने पे लगवाया था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लगवाए गए सुशांत के ऊपर। अब यहाँ पर अनप्रोफेशनल बिहेवियर कह दिया, अभी तो डेट और रिलीज़ और इन चीज़ों के ऊपर बात करें, कल को ये कह देंगे कि सक्सेस इतनी चढ़ गई थी कि वो अपनी को स्टार्स के साथ गलत तरीके की हरकतें करता था, और वो इस तरह का, वो उस तरह का है। क्योंकि ये जिसको भी डेट करती हैं, उसके बाद जो लड़का होता है उसकी जो बदनामी होती है वो आसमान तक चली जाती है, और वो उसका करियर आसमान से ज़मीन पर गिरा कर ही दम लेते हैं, वो इस तरीके से उसको बदनाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, मुझे ज़रूर ऐसा लग रहा है कि या तो ये कोई चाल चली जा रही है, इसने किसी ना किसी को तो अपसेट किया है, कोई तो चीज़ हुई है, कोई गड़बड़ ज़रूर हुई है। मैं इस लड़के के साथ सिंपैथी नहीं रखती हूँ, मुझे इस लड़के से कोई भी मोहब्बत नहीं है, मुझे बिल्कुल ये पसंद भी नहीं है, मैं इसकी फिल्म भी इतने शौक से नहीं देखती, बड़े घिसे पिटे से रोल्स करता है। लेकिन ये है कि हाँ, मैं अगर ये आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कम से कम करण जौहर की जो प्रोडक्शन हाउस है, उससे जितनी फ्लॉप फिल्म्स निकल कर आ रही हैं और एक इंसान का करियर बर्बाद होता है, बहुत बेहतर है कि उस फ्लॉप से ये बच गया है। सुशांत की आखिरी फिल्म उसके जाने से पहले ड्राइव थी, और वो इंतहाई फ्लॉप तरीन फिल्म थी। अगर सुशांत अभी तक बॉलीवुड में होता तो आज उसका करियर बर्बाद तरीन हो चुका होता। यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है, दोस्ताना बिल्कुल फ्लॉप हो सकती है। जिस फिल्म में ये महिला होती हैं, वो फिल्म फ्लॉप होती है। पता नहीं ये कौन सी पनौती हैं। एक ये पनौती हैं जिसके साथ भी झूठ मूठ का रिश्ता बनाती हैं, उसका करियर बर्बाद हो जाता है, उसको पूरा बॉलीवुड बॉयकॉट कर लेता है। ये जिसके साथ भी फिल्म में आती हैं, वो फिल्म ही पूरी बेकार हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि इस लड़की को एक्टिंग भी करनी आती। इसकी माँ जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस थी, ये उतनी ही कोई फ्लॉप किस्म की एक्ट्रेस है, पता नहीं क्या। और ऊपर से इतना सपाट सा इसका चेहरा है, स्टोन फेस है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। दूसरी मनीषा कुरेला है, क्या नाम है उसका, जो भी, वो लगती है मुझे। खैर ठीक है, चलें, जो भी हुआ हो गया। लेकिन ये कि आगे बस नहीं होना चाहिए, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर वाकई ये कोई जेन्युइन इशू है तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ ये कोई विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है तो फिर हम इस विक्टिम कार्ड को नहीं प्ले होने देंगे। यहाँ पर हमें खुद सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन वाकई इस सारी चीज़ों का बन रहा है। अब हमें ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि कुछ दिनों के बाद भी इसको सही अगर बड़ी फिल्म्स मिल रही हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्म्स मिल रही हैं, तो फिर ये समझ जाइएगा कि ये सारा जो था एक PR स्टंट था, और ये अपने बलबूते पर इसको कोई फिल्म्स नहीं मिल रही हैं। अगर तो करण जौहर बॉयकॉट करता है इस बंदे को, तो फिर बॉलीवुड में मजाल नहीं है किसी की कि इस बंदे इसको किसी भी बड़े फिल्म में ले। और अगर आने वाले दिनों में ये नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म्स में और छोटे प्रोडक्शन हाउसेज या जो बिल्कुल जिनके डेब्यू हो रहे होते हैं, प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स के, उनकी फिल्म्स में ये काम कर रहा है, और इसके ऑपोजिट जो हैं वो एक्ट्रेसेस भी कोई बड़ी जानी मानी नाम नहीं आ रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि इसका करियर अब बर्बाद होना शुरू हो चुका है। और तब हम इसको सपोर्ट करेंगे प्रॉपर इस तरीके से कि चाहे ये OTT पे रिलीज़ करे, चाहे ये कहीं पर भी आए, या ये वेब सीरीज़ में भी क्यों ना आ जाए, हम इसको ऐसे सपोर्ट करेंगे कि ये वाकई ही सुपरस्टार बन जाए जो ये डिज़र्व करता है। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अंधा बन के मत सपोर्ट कीजिएगा। और जाते जाते सुशांत की सीरीज़ बिल्कुल चल रही है, मैंने सुशांत की सीरीज़ ख़त्म नहीं की है। यहाँ पर रोज़े चल रहे हैं, और रोज़ों की वजह से मैं जो है ज़रा सा इस वक्त रोज़े से पहले मुझे प्यास बहुत लगती है। मैं बिल्कुल पानी की बिल्ली हूँ, पानी के बिना मैं नहीं रह सकती। खाना मुझे ना दो, कोई मसला नहीं है। मेरी ट्रेनिंग का ट्रेनिंग का मेरी किस्सा था जिसमें मैं 60 दिन तक सिर्फ पानी के ऊपर ज़िंदा थी, सिर्फ पानी के ऊपर। वो आपको ट्रेन किया जाता है, आपको बिल्कुल खाना पीना, बल्कि आप लोग अगर चेक करेंगे, लोग वाटर थेरेपी भी करते हैं, और वो बाकायदा तौर पर सिर्फ पानी पीते हैं। कई दिन, 20 दिन 30 दिन ऐसे आप पीते हैं। मैं 60 दिन तक पानी के ऊपर थी, तो मुझे भूखा रहने से कोई इशू नहीं होता है। मुझे
पानी की बहुत प्यास लगती है और मेरी गला खुश्क होने लगता है, तो मैं इस वजह से आजकल वीडियोस नहीं कर रही। फिर दूसरा ये कि रमज़ान में रूटीन इतना ज़्यादा बिजी होता है कि सुबह जब सनसेट नहीं सनराइज़ जब होता है तो तब से हमारा रोज़ा शुरू होकर सनसेट तक चलता है। उसके बीच में इबादत करनी होती है। इबादत का मतलब ये होता है कि आप लोग क्या करते हैं, इबादत को क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में? मेरा ख्याल से प्रार्थना नहीं, प्रार्थना शायद दुआ को कहते हैं, पता नहीं, जो भी होती है, यानी वो पूरा एक आपका चल रहा होता है, रूटीन बना हुआ होता है। ज़ोहर होती है, ज़ोहर की नमाज़ होती है, असर की होती है, फिर बीच में कुरान पढ़ना होता है, दुआएं मांगनी होती हैं, बड़ा बेहतरीन टाइम होता है हम लोगों के लिए। फिर मगरिब से पहले जहाँ जब जो सन सेट हो रहा होता है, रोज़ा खुलने से पहले, यानी जिसको इफ्तार जब हम खोलते हैं वो खजूर के साथ, तो उससे पहले बड़ा कबूलियत का वक्त होता है, यानी कि वो कहा जाता है कि उसमें दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, तो वो सारा सिलसिला होता है। और फिर इफ्तार कर कर इतना आप एकदम थक जाते हैं, बॉडी को एकदम इतना सारी एनर्जी मिलती है, तो बंदा थोड़ा सा सुस्त और लेज़ी होने लग जाता है। फिर तरावी होती है, इशा की नमाज़ होती है हमारी रात की, उसके बाद एक बड़ी सी नमाज़ चलती है, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, वो चलती रहती है, तो वो तरावी होती है। हम रमदान में उसको भी पढ़ते हैं, तो वो पूरी जो रात और सुबह होती है हमारी इबादत की होती है। तो उसमें मुझे बीच में ना आजकल टाइम इतना मिल नहीं रहा है, मैं बहुत लेज़ी होती जा रही हूँ। इफ्तार करके फिर नमाज़ें, मुझे बिल्कुल टाइम बीच में नहीं मिल रहा है। और जो सुबह में थोड़ा बहुत टाइम होता है उसमें मुझे प्यास इतनी लग रही होती है कि मैं सोचती हूँ कि यार मैं बातें अगर मैंने कर ली, मेरी एनर्जी सारी निकल जाएगी, मुझे सारा टाइम फिर वो हलक जो है ना कांटे की तरह खुश्क सा रहेगा, तो मैं फिर इस वजह से बिल्कुल नहीं कर पा रही। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ी बहुत कर के करूँ। सुशांत की सीरीज़ काफ़ी लंबी है, वो वाली जो चल रही हैं, उसमें कई सारी डिटेल्स हैं। और एक और भी बात मैं बता दूँ कि मैंने अभी वहाँ पर जो लोकेशन है वो सब ख़त्म की है। उसके बाद एक आइडेंटिटी चेंज के ऊपर मैं बात करूँगी, और फिर हम पॉसिबिलिटी 7 पर जंप करने वाले हैं। और पॉसिबिलिटी 7 से पहले मैं सुशांत के ऊपर बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत सारी जगहों पे कहाँ कहाँ उसने क्लूज़ दिए हैं और क्या है, बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कर लूँ, लेकिन पता है कि हम बहुत सुस्त होती हैं। आप में से जितने लोग रोज़े रखते हैं आप लोगों को पता होगा, और वो रमज़ान का एक माहौल अलग होता है। लेकिन ये कि कोशिश है मेरी कि थोड़ी बहुत करते रहें। 12 या 13 मई को हमारे रमज़ान ख़त्म हुई और उसके बाद ईद होगी, तो ईद के बाद मेरी कोशिश है कि करूँ। मैंने करना नहीं था, अप्रैल से पहले मार्च के आखिर में मैंने ख़त्म कर देना था ये चैनल, लेकिन चीज़ें इतनी सारी बीच में रह गई हैं कि मैं ख़त्म नहीं कर पा रही। अभी ये सीरीज़ है, उसके बाद सुशांत की ये जो गर्लफ्रेंड्स हैं इनके ऊपर भी मुझे बात करनी है, ये सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड्स, इनके ऊपर भी बात करनी है। फिर कुछ बड़े बड़े ऐसे टॉपिक्स हैं, कोविड है या और दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी। कुछ मैं सोच रही थी डियाना के ऊपर भी मैं बात करूँगी, मुझे बाकायदा तौर पर उस केस पे तो फुल इन्फॉर्मेशन है। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है, तो मैं चाह रही थी जाते जाते इस चैनल को बंद करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। और हाँ, ये भी बिल्कुल इसी सीरीज़ के अंदर मैं बताऊंगी कि मैं क्यों इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं कैसे इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ, और मैं क्यों ये बताती हूँ कि मैं एजेंट हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं बताते हैं जो एजेंट्स होते हैं कि वो एजेंट्स होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, बेफिक्र है, मैं कहीं भाग नहीं रही। मैं जब तक जितने मैंने जिस चीज़ों पे बात करनी है ना उसके बाद तक मैं भागूंगी नहीं। और जाते जाते बिल्कुल आखिर में मैं यहाँ पर एक बात कहती भी जाऊँगी कि कोई आशा थी तो मैंने सीरीज़ शुरू की थी, अगर कुछ ना होता तो मैं सब्जेक्ट को हाथ भी ना लगाती, क्योंकि फालतू में किसी के अंदर कोई उम्मीद जगा के और उसको तोड़ देना बहुत बुरी बात होती है। और यहाँ पर मैं ये बात इसलिए करके जा रही हूँ कि ये सीरीज़ के ऊपर वाली वीडियो नहीं चल रही है, और मुझे पता है कि आखिर तक बहुत लोग नहीं सुनते। अगर तो आप लोगों ने आखिर तक सुन ली है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने सुना आखिर तक और ये बात समझी है कि नहीं समझी है, ठीक है ना। पता नहीं क्यों मैं बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ, मैं बड़ी खुश भी हो रही हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी 7 के अंदर मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँगी, बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। चलें अब हम चलते हैं और मिलते हैं सुशांत की सीरीज़ के साथ, ठीक है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया।